करें नलिन साहब, पहले आपसे देखें, दावे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, खड़गे साहब दोनों कर रहे हैं। खड़गे साहब ने तो कहा कंफ्यूजन मत फैलाइए, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, किसी को संशय नहीं है, मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी का बनेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और एक राजनीतिक दल होते हुए इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो आशा के साथ अपनी बात कहें। ये अलग विषय है कि गुजरात की जनता ने पिछले कई दशकों से कांग्रेस से अपना नाता और हाथ धो दिया है, नाता भी तोड़ दिया, हाथ भी धो दिया है। और कांग्रेस के अति वरिष्ठम जो गांधी परिवार से है, राहुल जी हो, सोनिया जी हो सकता है सोनिया जी क्योंकि पिछले कई सालों में उनकी तबीयत को लेके चिंताएं आई हैं तो इसलिए कैंपेन ना कर रही हैं उस रूप से, लेकिन राहुल जी का भी कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन या वहां पर गुजरात में जोर से नहीं लगे हैं। कई बार देखा जाता है कि ऑलमोस्ट लगता है कि इस चुनाव में इतना समय भी नहीं लगा रहे। तो अगर जीती हुई आती हुई सरकार है जहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो तो शायद राहुल जी को श्रेय पहनाने के लिए गुजरात में और उतार देती कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये छोड़िए, ये राजनीतिक बातें। मुझे लगता है कि गुजरात की जनता की सेवा करने में जो लगातार से एक अच्छे मंशा से भाजपा, पहले नरेंद्र मोदी जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे और अब भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है उससे प्रभावित होकर और गुजरात में और मजबूती से काम कर रही है। हम मानते हैं कि हमारी सरकार आने में कोई रोक नहीं है। अच्छा, ये जो सारी इस बार कयासबाजी चल रही है पहले चरण के बाद, कोहली साहब, उसमें उसकी वजह यह है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हर व्यक्ति अपने अपने दावे कर रहा है। वोटिंग परसेंटेज का एक बार ग्राफिक स्क्रीन पर आ जाए कि हम आज ये चर्चा शुरू कहां से कर रहे हैं। तो 2017 के मुकाबले पहले चरण का मतदान हम केवल कह रहे हैं, जिन इलाकों में कल वोटिंग हुई उसकी आप तुलना अगर करेंगे, स्क्रीन पर ग्राफिक आपके भी आएगा, तो वोट परसेंट सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में तकरीबन 5% के करीब गिरा है। अब इसी फैक्ट को, आंकड़े को हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने अपने तरीके से एनालाइज कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि इसका मतलब वो अग्रेसिव वोटर जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बाहर निकलता, वो बाहर नहीं निकला। दूसरी ओर बाकी दलों का ये कहना है कि हमारा वोटर बाहर निकला है, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकल पाया, उसने वोट नहीं किया, इसलिए बीजेपी को नुकसान होगा, हमको फायदा होगा। तो एक बार देवेंद्र के पास चलना चाहते हैं। देवेंद्र, कल से इस बात को लेकर, आप भी हमारे साथ थे, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये वोट प्रतिशत क्या बताता है, पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत गिरना। और सौरभ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि अगर बीजेपी के आकलन की बात करें कि बीजेपी से कैसे समझ रही है, बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो कैसे समझ रहे हैं, और जो कि एक हकीकत के बहुत करीब, कम से कम पहले तक को आप मान सकते हैं कि क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत ज़ोरदार नहीं दिख रहा है और ऐसे में जो एक करंट होना चाहिए, जो हीट होना चाहिए वोटर्स के मन में, वैसा होता नज़र नहीं आया। और शायद ये एक बड़ी वजह रही जिसके चलते वोटरों के अंदर इतना ज़्यादा उत्साह नहीं रहा कि पिछले बार के चुनाव की तरह इस बार वोट करें। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव में जो हीट था वो कितना ज़्यादा था, दोनों ही तरफ से ज़बरदस्त जोर आजमाइश चल रही थी, बहुत सारे आंदोलन भी खड़े हुए थे। और उस पृष्ठभूमि में जब इलेक्शन हो रहा था तो हर एक वोटर्स के पास जाकर वोट देने का एक कारण था, इस बार वो मिसिंग था। और दूसरी चीज़, बीजेपी का ये आकलन है कि जिस प्रकार से पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही बुना गया है, और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन इलाकों में, इन विधानसभा के क्षेत्रों में भी वोटिंग परसेंटेज उतना ही रहा था जितना कि इस बार के विधानसभा चुनाव में है। और पिछले लोकसभा चुनाव में विधानसभा बार अगर आप गणना करें तो इतने वोटिंग परसेंटेज पे 173 सीटों पे, मैं दोनों फेज की बात कर रहा हूँ, 173 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी। तो उस लिहाज से भी बीजेपी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं है। तीसरी चीज़ जो दिख रही है, जो बीजेपी का ये दावा है कि उनके जो पन्ना प्रमुख, पन्ना समितियाँ, इस तरह का जो सांगठनिक ढांचा है उसने अपना काम कर दिया। उनका ये आकलन है कि अपोजिशन के पास ऐसा तंत्र नहीं था, इसलिए उनके लिए मिसिंग होगा। चौथी चीज़ कि जिस प्रकार से कुछ पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी के करंट की बात कही जा रही थी, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ कोई ऐसी तीव्रता नहीं थी वोटर्स के अंदर ताकि बीजेपी के खिलाफ जाकर वो वोट कर सके। ये सारे आकलन हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक आकलन को समझना चाहें तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा तर्क यही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा करंट के लिहाज से नीरस जैसा दिख रहा है। शायद ये सबसे बड़ी वजह रही होगी कि किसी भी पक्ष के वोटर्स हों, उनके अंदर इतना उत्साह नजर नहीं आया। ठीक है देवेंद्र, अब अलग अलग क्षेत्रों की हमने कहा था हम बात करेंगे, तो हमने जो 19 जिले जिनमें कल मतदान हुआ इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, शहरी इलाके जो हैं, ग्रामीण इलाके, और उसके बाद ट्राइबल बेल्ट को। तो पहले अगर हम बात करें शहरी सीटों की, तो सौराष्ट्र में 2 बड़े शहरी इलाके आते हैं, सूरत और उसके अलावा राजकोट। तो ये आपके सामने अभी जो है वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल आ रहा है।
अब सूरत का आ गया आपके सामने। सूरत में 16 सीटें आती हैं कुल, और पिछली बार इन 16 सीटों में से आपको बता दें सूरत की 15 बीजेपी ने जीती थी और 1 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और यहां पर मतदान जो हुआ है वो 4% के करीब गिर गया है सूरत शहर के अंदर। माना जा रहा है कि ये सूरत की बेल्ट में आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा जोर है। तो क्या यहां पर जो वोटर निकला वो आम आदमी पार्टी अपने मतदाताओं को ज्यादा बाहर निकालने में, पोलिंग बूथ पर पहुंचाने में कामयाब हुई? उदासीनता जो वोटर की दिखाई दी, उसका नुकसान किसको होगा? क्या वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा, या फिर ऐसा नहीं कह सकते किसी एक पार्टी विशेष के लिए आप? तो इस सूरत का ट्रेंड जो है वो आपके सामने। इसी की कड़ी में हम अगर राजकोट की बात भी कर लें, सूरत के साथ साथ राजकोट की बात, क्योंकि दोनों शहरी इलाके सौराष्ट्र के हैं, तो दक्षिण गुजरात के, तो राजकोट में आप देखेंगे 2017 में 67% वोट हुआ था, इस बार 60% वोट हुआ है। तो लगभग 7% वोटिंग कम हुई है यहां पर। तो वोट प्रतिशत जो है राजकोट में काफी गिरा है। और ये देखिए सौराष्ट्र के राजकोट में 8 सीटें हैं, 6 बीजेपी ने जीती थी और 2 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो यहां पर बीजेपी फ्रंट रनर थी दोनों ही जगहों पर, और आम आदमी पार्टी का जोर जो है इसी इलाके में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।